ये कैसा कमरा हुआ? दीक्षा ने हर तरफ देखकर मुंह बनाया। चार्ज पता है इसका एक दिन का? तुम्हारी 1 मंथ की सैलरी जितना। आरव ने उसे ताना मारा। दीक्षा ने उसे घूर कर देखा। वो अपने हनीमून पर आए थे। दोनों की लव मैरिज थी। शादी से पहले आरव दीक्षा की हर पसंद नापसंद का ख्याल रखता था, मगर जब से शादी तय हुई थी वो उस पर ऐसे हक जमाने लगा था मानो उसकी पत्नी और उसकी शेविंग किट में कोई अंतर ही ना हो। अब जो भी होता उसकी मर्जी से होता। जानबूझकर वो दीक्षा के हर फैसले को दबा देता और उस पर अपनी पसंद थोपता, ये दिखाने के लिए कि वो रुतबे में कितना बड़ा है। और उसने उस जैसी आम हैसियत की लड़की से शादी करके उस पर एहसान किया है। शादी के बाद दीक्षा हनीमून पर गोवा जाना चाहती थी, मगर जब आरव को पता चला कि वो ऐसी किसी जगह पर जाना चाहती है तो उसने उसके विपरीत जाकर इस जगह का चुनाव किया जो जंगलों और पहाड़ों से घिरी हुई थी। जगह ये भी सुंदर थी, मगर दीक्षा को इस बात से कोफ्त हो रही थी कि क्या उसकी इच्छा कोई मायने नहीं रखती। मैं शावर लेने जा रही हूँ, चाय के लिए बोल दोगे? दीक्षा बोली, जो कि अब और बहस नहीं करना चाहती थी। आरव ने कोई जवाब नहीं दिया, मगर 10 मिनट बाद जब अपने गीले बालों में तौलिया फिराते हुए वो बाहर निकली तो उसे मेज पर 2 भाप उड़ाते मग कॉफी के मिले। उसका रोम रोम सुलग उठा। आरव ने उसकी देखा, फिर कुटिलता से हंसते हुए एक मग उठा लिया और टीवी ऑन कर दी। उस पर कोई स्टैंड अप कॉमेडियन शो आ रहा था। दीक्षा कुछ देर तो उसे घूरती रही, फिर अपना तौलिया रखकर धीरे से पास आई और बोली, दीदी एक्चुअली मुझे ना कॉफ़ी ही चाहिए थी। अब मैं कॉफ़ी बोलती तो तुम चाय मंगा लेते, इसीलिए मैंने चाय बोला। तो अगली बार चाय कॉफ़ी में कन्फ्यूज़न हो ना तो मेरे मूड की तेरहवीं करने के लिए सीधे जूस ऑर्डर करना। हाँ, दीक्षा बोली। आरव का मुंह लटक गया और टीवी में से जोरदार हंसी का स्वर उभरा। साथ ही कॉमेडियन ने हाथ से बाबा जी का ठुल्लू बनाकर दिखाया। आरव ने दांत किटकिटाए और दीक्षा कॉफी का मग पकड़े बाहर बालकनी में जाकर बैठ गई। उन दोनों में हर बात पर बहस होती थी। शाम को जब वो बाहर जा रहे थे तो इसी बात पर बहस हुई कि दीक्षा क्या पहनेगी। आरव जिद कर रहा था कि वो घुटनों तक आती एक पोशाक पहने जिसका मूल्य लगभग 18,000 था और वो दीक्षा पर रौब जमा रहा था। वो उसने ही उसके लिए खरीदी थी। वहीं बाहर जब हल्की ठंडक थी तो दीक्षा का मन नहीं हो रहा था, मगर जब आरव जोर जोर से उस पर चिल्लाने लगा और उनके स्वीट के बाहर लोग इकट्ठा होने लगे तो दीक्षा मान गई। मन ही मन आरव के पूरे खानदान को कोसते हुए वो कपड़े बदलने लगी। फिर उसकी नज़र वहीं ड्रेसिंग रूम में लैंप के ठीक नीचे लगी तस्वीर पर पड़ी। उस तस्वीर में एक मायूस सी लड़की घुटने में सर दिए रो रही थी। उसके आसपास गंदगी फैली हुई थी। सर पर धूप पड़ रही थी क्योंकि जहां वो बैठी थी उसके ऊपर छत टूटी हुई थी। अचानक दीक्षा को लगा जैसे वो लड़की वही हो। वो भी तो ऐसी ही थी ना, अनाथ थी तो आसरा चाहती थी, सर पर छत चाहती थी, मगर छत मिली भी तो उसने कमरे की तरफ नफरत से देखा जहां उसका पति था, टूटी हुई। पता नहीं ये लड़की क्यों रो रही है। क्या वो भी कैद है इस टूटी छत के नीचे? क्या उसे भी उस छत की छेद से वो खुला आकाश, वो आज़ादी ललचाती है? दीक्षा उस पेंटिंग को गौर से देखते हुए सोचने लगी, कम ऑन यार, क्या कर रही हूँ? तभी चिड़चिड़ करता आरव भी वहां आ गया। दीक्षा ने जल्दी से अपनी पोशाक पर एक जैकेट डाली और बिना कुछ कहे बाहर को चल दिया। अब आरव रुक कर देखने लगा कि दीक्षा क्या देख रही थी। वो उस पेंटिंग को घूरने लगी। नाइस ना? दीक्षा मुड़कर बोली जब उसने देखा कि आरव भी उस पेंटिंग को देख रहा था। अब इसमें नाइस क्या है? वो बुरा सा मुंह बनाता हुआ बोला, बोरिंग। उस रात भी वो लौटे तो सब गड़बड़ ही हुआ। किसी बात को लेकर एक रेस्टोरेंट में ही उनकी बहस हो गई थी। वो लौटे तो पूरे गलियारे भर झगड़ते हुए आए और होटल के स्टाफ और दूसरे मेहमानों ने भी उन्हें देखा। उस रात जब आरव ने दीक्षा के करीब आने की कोशिश की तो उसका रोम रोम सुलग उठा। मतलब उसकी कोई इच्छा नहीं, कोई आत्मसम्मान नहीं। ये आदमी जो चाहेगा बस वही होगा क्या? आखिरकार उसका सब्र जवाब दे गया और उसने खुद पर से उसे परे धकेल दिया।
आरव बिगड़ने को हुआ तो वो फुफकारती हुई सी बोली, बस बहुत हुआ, मुझे डाइवोर्स चाहिए। आरव उसका मुंह देखता रह गया। अगली सुबह आरव को लग रहा था कि कुछ बहुत गलत होने जा रहा है। वो ऐसे अपनी शादी को टूटने नहीं देगा। पता नहीं उसे सच में बुरा लगा या वो वक्ती तौर पर दीक्षा को रोकना चाह रहा था, मगर उसने इस बारे में कुछ किया। उसने उसके लिए एक सुंदर सी यादगार शाम का इंतजाम किया। उनका होटल वैसे भी एक झील के किनारे था, तो ये बहुत खास होने वाला था। शाम का वक्त था, हवा धीरे धीरे चल रही थी। झील के पास कुछ सुंदर गोल मेज लगी हुई थी। उन्हीं में एक पर आरव और दीक्षा बैठे हुए थे। दीक्षा अब भी बुझी हुई सी थी, तो आरव के चेहरे पर माफी मांगने वाला भाव था। वो जबरन मुस्कुरा रहा था और माहौल को हल्का करने की कोशिश कर रहा था। दीक्षा, सॉरी ना, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, बट आई प्रॉमिस मैं सब ठीक कर दूंगा, आरव बोला। दीक्षा उसे देखती रही। आरव ने झट से मेज से उठाकर एक लाल मखमली डिब्बी उसके आगे कर दी, जिसमें एक चमचमाती हुई हीरे की अंगूठी थी। उसे देखकर दीक्षा के चेहरे पर मुस्कान सी आ गई। फिर उसने सोचा कि वो क्या कर रही है। क्या उसे यकीन था कि आरव पूरी तरह ईमानदार है उसके प्रति? नहीं, वो जानती थी कि वो उसकी खूबसूरती पर फिदा है। वो ये भी जानती थी कि उसमें एक हद तक पैसों का घमंड है, मगर उसने आश्रय की तलाश में ही तो उससे शादी की थी। एक हद तक समझौता किया था, तो अब इतनी नाराजगी क्यों? ये तो होना ही था, और वो मान गई। थोड़ा थोड़ा दोनों बदलेंगे और उनका रिश्ता बचा रह जाएगा। फिर वो बाहों में बाहें डाले झील के किनारे टहलने लगे। वो इस बारे में बातें कर रहे थे कि घर जाकर वो क्या करेंगे, परिवार के लोगों से तालमेल कैसे बिठाएंगे, क्योंकि आरव के परिवार ने भी अभी पूरी तरह दीक्षा को नहीं अपनाया था। सबने आरव की पसंद देखते हुए बस ऊपरी मन से हाँ कर दी थी। टहलते हुए उन्हें पता ही नहीं चला वो कब बहुत दूर निकल गए थे। झील का किनारा अब भी था, मगर होटल काफी पीछे छूट गया था। कुछ भी हो, घर घर ही होता है, ये उससे पूछो जिसके पास कोई घर नहीं, दीक्षा बोली। ऐसा क्यों बोल रही हो दीक्षा, मेरा घर तुम्हारा ही तो है, एक्चुअली हमारा घर। आरव ने मुस्कुराते हुए उसे एक बाह के घेरे में ले लिया। आरव, घर? दीक्षा बोली। हाँ, हम घर चल रहे हैं। अरे सामने देखो, दीक्षा दहशत से बोली, और उन दोनों की हैरानी का कोई ठिकाना न रहा। सामने एक घर था जो हूबहू आरव का घर लग रहा था। ये बेहद अजीब बात थी कि उस वीराने में एक घर था, और वो भी उनके घर जैसा। यार, ये घर तो बिल्कुल हमारे घर जैसा है, दीक्षा दहशत से बोली। आरव उसकी तरफ बढ़ा तो दीक्षा ने उसका हाथ पकड़कर पीछे खींच लिया। तुम पागल हो क्या, मत जाओ। अरे पर देखो तो कि ये माजरा क्या है। क्या जरूरी है, छोड़ो उसे, हम वापस चलते हैं ना, दीक्षा बोली, जो अब डरने लगी थी। मगर आरव अजीब बैलबुद्धि था। उसे बड़ा रोचक लग रहा था कि कोई घर उसके घर जैसा यहाँ दिख गया। वो अंदर जाना चाहता था। वो दीक्षा को थामे आगे बढ़ा। तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं नहीं जाने वाली, दीक्षा अपना हाथ छुड़ाती हुई कुछ गुस्से से बोली। उनके नए नए प्रेम का जो पलस्तर चढ़ा था वो झड़ने लगा। आरव को भी चुभ गया कि यह दीक्षा कैसी बात कर रही है। अब क्या सब कुछ वो उससे पूछ कर करेगा? क्या वो जोरू का गुलाम है? वो आगे बढ़ चला। पहले दीक्षा थोड़ी विचलित हुई और अब उसे जाती हुई देखती रही, और आरव उस घर के अंदर चला गया। दीक्षा बहुत डर गई थी। उसने मुड़कर अपने होटल की तरफ देखा। क्या जरूरत पड़ने पर वो और लोगों को वहां बुला सकती है? वो काफी दूर आ गए थे, और जब दीक्षा वापस उस रहस्यमयी घर की तरफ मुड़ी तो उसकी सिसकारी निकल गई। वो घर जिसमें आरव गया था वो गायब हो चुका था। अब वहां कुछ भी नहीं था। दीक्षा दहशत में आ गई। ये कैसे हो सकता है? अब क्या करेगी वो पागलों की तरह आरव को आवाज देने लगी, मगर अब वहां कौन आरव रखा था। तभी दीक्षा का मोबाइल बजने लगा, और ये देखकर उसकी आंखें फैल गई कि फोन आरव का था। हेलो हेलो आरव, कहाँ हो तुम? अरे कहाँ गए तुम तो। वो मोबाइल पकड़े दहशत से गला फाड़कर चिल्ला रही थी। मुझे बचा ले यार दीक्षा, आरव का कलपता हुआ स्वर उभरा।
आरव, तुम हो कहाँ? दीक्षा और भी हैरानी से बोली। जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। मैं नहीं बोल सकता यार, आरव सुबकता हुआ फुसफुसाया। अरे क्यों नहीं बोल सकते? दीक्षा कल्पी। वो सुन लेगी। वो आखिरी का स्वर आरव का था और दीक्षा अपनी सोच से बाहर वर्तमान में आई। उसने सामने देखा जहां एक पुलिस इंस्पेक्टर और उसका जेठ आदित्य बैठा हुआ था। इंस्पेक्टर बहल ने दीक्षा को देखा। वो खूबसूरत थी मगर अस्त व्यस्त हुलिये में। उसके चेहरे पर मुर्दनी छाई हुई थी। फिर उसने बगल में बैठे आदित्य को देखा जो दीक्षा को बुरी तरह घूर रहा था। उसे यही लगता था कि उसके छोटे भाई आरव की गुमशुदगी में दीक्षा का हाथ है और अब वो बस अजीब सी कहानियां बनाकर बच रही है। तो आपका कहना है आपके पति उस घर में गायब हो गए? बहल ने पूछा। दीक्षा ने उसे उकता कर देखा। जी वो गायब हो गए हैं और आपके इस तरह बार बार पूछने से वापस नहीं आएंगे, इतना मुझे पता है। दीक्षा चिढ़कर बोली। क्या बकवास है? आदित्य एक बार फिर फट पड़ा और बहल उसकी आवाज से चौंक गया। दीक्षा आदित्य की तरफ देखने लगी और उसके चेहरे पर साफ नापसंदगी दिख रही थी। पहले एक घर दिखाई देता है और मेरा भाई तो पागल था ना जो ऐसे अजीब से घर में सीधा घुस गया, फिर वो भी गायब हो गया और वो घर भी। ये कहानी ना बच्चों को सुनाना। किसे बना रही हो दीक्षा? आदित्य चिढ़कर बोला। तो मत बनिया, कोई जबरदस्ती है क्या? दीक्षा बोली। आदित्य के चेहरे ने गुस्से में कई रंग बदले। पति मैंने भी खोया है, देखा जाए तो सबसे ज्यादा नुकसान मैंने ही उठाया है और मुझसे ही इस तरह सवाल जवाब किया जा रहा है जैसे कि सारा कसूर मेरा हो। जो जानती थी वो बता चुकी हूँ, अब मेरे पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है। दीक्षा बोली, हालांकि वो बेहद अविश्वसनीय कहानी सुना रही थी मगर बहल को वह सच बोलती हुई लगी। वो पूरे आत्मविश्वास से अपनी बात कह रही थी। देखिए मैडम, इतना तो आप भी मानेंगी कि आप जो कहानी सुना रही है उस पर किसी को भी यकीन नहीं आएगा। बहल बोला। तो मत कीजिए यकीन। दीक्षा लापरवाही से बोली और परे देखने लगी। बहल मूर्खों की तरह देखने लगा कि वो किधर क्या देख रही है। आदित्य चिढ़ गया और बिना इस बात की परवाह किए कि बहल एक पुलिस अधिकारी है उसने उसे कोहनी मारी। देखिए मैडम, आपका ख्याल करके हम आपके घर तक आए हैं, प्लीज आप भी कोऑपरेट कीजिए वरना अब की बार थाने में ही हाजिरी भरनी पड़ेगी आपको। बहल बोला। अब आप चाहे थाने बुलाइए या बंगले के पीछे या बेरी के नीचे, मेरा जवाब नहीं बदलेगा। जो सच था वो मैंने बता दिया, मेरे पास अब कुछ नहीं बताने को। दीक्षा हाथ बांधे खड़ी रही। बहल एक पल तक सोचता रहा कि दीक्षा ने ये कहा क्या। कोई उसे बंगले के पीछे या बेरी के नीचे क्यों बुलाएगा? तो उसकी तरफ से आदित्य ने ही सवाल दाग दिया। वो बताओ जो सच है, वरना बात छुपेगी तो नहीं। कभी ना कोई मामले की तह तक तो जरूर पहुंचेगा। जो सच है वो तो सामने आकर रहेगा। तुमने क्या किया मेरे भाई के साथ? हम वो मूर्ख इंसान हैं जिन्हें लगता है हम सच को तोड़ मरोड़ कर उसका छोटा सा पैकेट बनाकर उसे अपने कुछ इंच के दिमाग में किसी तरह ठूंस सकते हैं, मगर हम भूल जाते हैं कि सच कभी कभी हमारी सोच से बहुत बहुत ही ज्यादा अजीब होता है। दीक्षा अजीब से स्वर में बोली। आदित्य अब की बार आवेश से बहल की तरफ मुड़ा। पक्का इस लड़की ने कुछ गलत किया है मेरे भाई के साथ, क्या पता मार ही डाला हो उसे। वो बोला तो उसकी आवाज गुस्से से कांप रही थी और बेबसी भी साफ छलक रही थी कि वो अपने भाई के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। ये बहुत संगीन आरोप लगा रहे हैं आप मैडम पर। आपका मतलब है मर्डर? बहल बोला। क्यों नहीं हो सकता? आप चलो जी इधर से, मैं आपको समझाता हूँ। बहल बोला। आदित्य हिलना नहीं चाह रहा था। वो चाहता था कि बहल दीक्षा का कुछ करे। जब वो दोनों उसके घर से बाहर पुलिस की जीप की तक आए तब बहल बोला। माना कि वो आपके भाई के गायब होने की बड़ी अजीब सी कहानी सुना रही है मगर हम सिवाय बाकी इन्वेस्टिगेशन के और कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास उनके खिलाफ कुछ भी नहीं, ना कोई विटनेस और ना ही कोई प्रूफ। इंस्पेक्टर, उसने मार डाला है मेरे भाई को, आदित्य गहरे आवेश में बोला। ये तो तब साबित होगा ना जब लाश मिलेगी।
बहल बोला और आदित्य उसका मुंह देखता रह गया। लाश कहाँ मिलेगी अब इतने दिनों बाद? और एक बात बताऊं आपको, अगर आप अपने भाई का केस शहर में हो रहे इन दूसरे केसेस से जोड़कर देखो ना, तो ये सारे भी अजीब ही हैं। अरे ऐसा कहाँ होता है कि कोई गायब हो और फिर खुद लौट आए? बहल बोला और आदित्य के पास इसका कोई जवाब नहीं था। कभी कभी ये लल्लू पुलिसिया संजीदगी भरी बातें भी किया करता था। एकांक जल्दी से आगे आया और स्टोव बंद किया। फिर भी चाय उफन कर थोड़ी सी गिर ही गई। नैना वहीं खड़ी थी मगर अपनी ही सोच में गुम थी और किचन की खिड़की से दूर कहीं देख रही थी। सॉरी, वो बोली और सब साफ करने के लिए एक कपड़ा उठा लिया। तुम ठीक तो हो? एकांक बोला। उसे लग रहा था कि नैना कुछ ज्यादा ही परेशान लग रही है। हाँ वो बस मैं ऐसे ही, तुम चाय लो ना, बोलकर नैना एक कप में चाय डालने लगी और उसे कुछ ज्यादा ही भर दिया। उसके हाथ भी कांप रहे थे। एकांक ये सब गौर से देख रहा था। स्पष्ट था कि वो कुछ परेशान है, मगर क्यों? कुछ देर में एकांक अपने काम पर चला गया। उसने नैना को सख्त हिदायत दी कि वो घर के खिड़की दरवाजे बंद रखे, कोई भी आए तो उन्हें ना खोले। नैना ने भी उसे उसका टिफिन पकड़ा दिया और जबरन मुस्कुराई। उसने दरवाज़ा बंद किया और जल्दी से अपने कमरे में पहुंची। वो जानती थी कि एकांक अब सीधे शाम ढलते आएगा। वो एक फैक्ट्री में काम करता था। नैना ने अपने बिस्तर से तकिया हटाया, फिर गद्दे का एक कोना उठाया। उसके खोल में अंदर की तरफ कच्ची सिलाई लगी हुई थी। उसने उसे तोड़ा और हाथ अंदर डाल दिया। जब उसने हाथ बाहर निकाला तो उसके हाथ में एक छोटा सा फ़ोन था। उसने जल्दी से उसे ऑन किया, फिर एक नंबर मिलाया और इंतज़ार करने लगी। कुछ देर बाद सामने से फ़ोन उठाया गया। हेलो नैना। मम्मी। नैना कहाँ है तू? कब से फ़ोन लगा रही हूँ, तेरा फ़ोन बंद बता रहा है। वो छोड़िए, ये बताइए अंकुश का पता चला? नैना व्यग्रता से बोली। नहीं, कुछ पता नहीं चल रहा है नैना। अरे बंद घर से गायब हो गया वो, उसके दोस्तों को भी कुछ पता नहीं। नैना की माँ बोली। सब आप लोगों की वजह से, क्या ज़रूरत थी घर पर उसे अकेला छोड़ने की? नैना गुस्साई। अरे बाबा कोई पहली बार छोड़ा था क्या? हमें लगा 2 घंटे की बात है। नैना अब तू वापस आ जा, तेरे पापा की तबीयत भी बहुत खराब हो रही है। अरे तू है कहाँ? आ जाऊंगी मम्मी, मगर सब ठीक करने के बाद, नैना दृढ़ स्वर में बोली। अरे पर टेंशन होती है ना, पहले तू घर से चली गई और अब अंकुश, ये कर क्या रहे हो तुम भाई बहन? सब बताऊंगी मम्मी और वापस भी आऊंगी जल्दी ही। आप अपना और पापा का ध्यान रखिए, अब मैं रखती हूँ। नैना ने कॉल बंद कर दी। उसने फ़ोन वापस उसी जगह पर छुपा दिया और बैठकर सोचने लगी। उसे कभी भी अपने छोटे भाई अंकुश को चारा बनाना सही नहीं लग रहा था, मगर अंकुश ने खुद ही कहा वो ये करेगा। नैना और अंकुश को उम्मीद थी कि इससे कुछ पता चलेगा, मगर चल नहीं सका। उल्टा अंकुश ही गायब हो गया। क्या वो वापस आएगा? नैना सब जानती थी कि किस तरह शहर के लोग गायब हो रहे हैं, और वो अकेली थी जिसे एकांक पर शक हुआ था। वो उसके पीछे लगी भी, बड़ी सफाई से उसके घर तक पहुंच भी बना ली, मगर कुछ हाथ न लगा। सबसे पहले तो यही समझ में नहीं आ रहा कि एकांक का इन सब में रोल क्या है। कुछ तो है, वरना ये कोइंसिडेंट था कि उसने अंकुश का नंबर मांगा और अब अंकुश गायब हो गया। नैना बिस्तर से फिसल कर वहीं फर्श पर बैठ गई और सर थामे सोचने लगी। उसकी कहानी पूरी तरह गलत भी नहीं थी, जो लोगों को पता थी, और एकांक को भी। हाँ वो किसी को बहुत चाहती थी, उसका बॉयफ्रेंड संचित। उसके परिवार में उसे पसंद नहीं किया जाता था, इसीलिए नैना ये तक सोच चुकी थी कि वो अपना परिवार छोड़ देगी। वो और संचित मिलकर पैसे इकट्ठे कर रहे थे। जल्दी ही वो अपना खुद का घर लेने वाले थे। सब कुछ अच्छा था, सही था, मगर एक दिन संचित गायब हो गया। कहाँ, ये किसी को नहीं पता चला। एक रात पहले उसकी और संचित की चैट पर बातें हो रही थी। अगले दिन वो संचित और उनके कुछ और दोस्त एक लंबी छुट्टी पर जाने वाले थे।
नैना बार बार कह रही थी कि संचित अब सो जाए, मगर संचित उसे फोटो पर फोटो भेजे जा रहा था। वो सारा दिन उसने शॉपिंग में बिताया था। उसने एक जैकेट की फोटो भेजी उसे। उसने कहा, क्या ये रंग उस पर खिल रहा है या वो दूसरा ले ले। नैना को याद है उसने काले रंग के लिए पूछा था। संचित ऑनलाइन दिख तो रहा था, मगर उसका कोई जवाब नहीं आ रहा था। नैना को ये बात बड़ी अजीब लगी, क्योंकि संचित ऐसा करता तो नहीं था। कुछ देर इंतजार करने के बाद नैना ने सीधे संचित को कॉल मिलाया। संचित कॉल पर आया, मगर वो बड़ी अजीब सी बातें कर रहा था। संचित, कुछ बोलो भी, आर यू ओके? नैना फोन पर बोली। वो कुछ सशंकित हो उठी थी। पता नहीं नैना, इधर कुछ कुछ तो अजीब हो रहा है। संचित उलझन भरे स्वर में बोला। क्या अजीब? सुनो। संचित बोलकर चुप हो गया और अपना मोबाइल खुद से दूर कर दिया। नैना ने सुना वो अजीब सा संगीत। कोई औरत गा रही थी। गीत के बोल क्या थे ये तो नैना के पल्ले नहीं पड़े, मगर उस आवाज से उसे सिहरन होने लगी। संचित, कौन है वहाँ? संचित, हेलो। वो डर कर बोली। पता नहीं नैना, पर अजीब लग रहा है और यहाँ कमरे में अजीब से स्मेल भी भर गई है। संचित का डरा हुआ स्वर उभरा। संचित, तुम। नैना कुछ बोलती उसके पहले ही कमरे का दरवाज़ा खटखटाया जाने लगा। उसने दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पर उससे 1.5 साल छोटा उसका भाई अंकुश था। अंकुश ने बताया कि उनकी माँ को अस्थमा का अटैक आया है। उस रात नैना बहुत व्यस्त हो गई, मगर जब अगले दिन वो संचित के घर पहुंची तो वो वहाँ नहीं था। वो गायब हो चुका था, मगर वो गया कहाँ ये भी कभी पता नहीं चल पाया। नैना ने बहुत ढूंढा उसे। पुलिस ने भी गुमशुदगी दर्ज कर ली, मगर हाथ कुछ न लगा। अंत में थक हार कर उसने खुद ही फैसला किया कि वो इस बारे में कुछ करेगी, मगर क्या, ये वो तय नहीं कर पा रही थी। कहाँ से अपने खोज की शुरुआत करे। और फिर एक दिन उसे हल्का सा इशारा मिला। पता नहीं ये काम का था या नहीं, मगर वो इस पर आगे बढ़ सकती थी। एक दिन यूं ही एक मॉल में उसे एक शख्स नजर आया और वो चौंक पड़ी। वो शख्स उसे कुछ जाना पहचाना सा लगने लगा और संचित की याद दिलाने लगा। नाना छुपकर उसे देखने लगी, फिर चुपचाप उसका पीछा किया और उसके पीछे पीछे एक मेंस सलून तक पहुंच गई। वो वहीं बाहर खड़ी थी जब उसे याद आया कि उसने इस शख्स को कहाँ देखा है। वो आखिरी तस्वीर, वो आखिरी सेल्फी जो संचित ने उस रात उसे भेजी थी। नैना ने झट से फ़ोन निकाला और उस तस्वीर को देखने लगी। संचित एक कपड़ों के शोरूम में था। वो एक गहरी हरी जैकेट पहने खड़ा था और उसने सेल्फी ली हुई थी। यही भेजकर उसने नैना से उसकी राय मांगी थी और नैना ने काले रंग के लिए कहा था। फिलहाल नैना कुछ और ही देख रही थी। उस सेल्फी में संचित के पीछे एक शख्स खड़ा उसे ही देख रहा था। ये वही शख्स था जिसका पीछा करती हुई अभी अभी वो इस सैलून तक आई थी, और वो शख्स एकांक था। अगले भाग में हम इस राज से पर्दा उठाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि नोटिफिकेशन में ही अगला पार्ट पॉपअप होगा और आप इस रहस्यमयी कहानी के तार सुलझा पाएंगे।